हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन सभी में से मैंने यहाँ पे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को निकाला है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे इन सभी को अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इन दोनों प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या सही आंसर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा हैंड रिटन नोट्स कैसा होता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बात की जाती है, एक्स्ट्रा फालतू हम लोग डिस्कस उसमें नहीं किए होते। तो काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर के एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 75 रुपीज़ में आपको ये पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। करीब 60 पेज का ये नोट्स आपको दिया गया, आप इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें अगर आप एप्लीकेशन पर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती है। टॉपिक नोट्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की पीडीएफ, और ये जो हमारा नोट्स है वो एकदम प्रॉपर क्लीन और क्लियर पेपर पर बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और बेहद ही आसान शब्दों में हमारा नोट्स होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है। तो पूर्वी तट पर सबसे पहले तो पूर्वी और पश्चिमी तट आपके क्लियर होने चाहिए कि पूर्वी और पश्चिमी तट क्या है। तो ये देखिए हमारा हो जाता है पश्चिमी तट और ये हमारा पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पर सबसे बड़ा जो लैंगून झील आता है वो है चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, उड़ीसा में पड़ता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो आराम से चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है। इसमें से देखिए धुआंधार जलप्रपात हमेशा पूछा जाता है नर्मदा नदी पर, ये याद रखना बिल्कुल सही है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ जो गलत है वो बूढ़ा गाग जलप्रपात कांची नदी पर नहीं है, ये खुद बूढ़ा नदी पर ही बनाया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बूढ़ा गाग जलप्रपात बूढ़े नदी पर ही बनाया गया। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये भी याद रखिएगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांची नदी पर स्थित दसम जलप्रपात है, जो जैसा कि मिलान किया गया था कि कांची नदी पर, तो कांची नदी पर दसम जलप्रपात है। ये दोनों जलप्रपात झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा आपका भालकुंड। भालकुंड जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है, बाकी जो सभी हैं वो आपका नर्मदा नदी पर ही बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। कुचिकल झरना, जो कि कर्नाटक में पड़ता है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से यानी भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन अवस्थित है। अंचार जो झील है, अंचार झील, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है कि भारत के विभिन्न भागों में पोडू, विवार, पेड़ा स्थानीय नाम किस प्रकार के खेती को दर्शाता है। तो ये जो पेड़ू, विवार, पेंडा स्थानीय नाम है, ये सभी के सभी स्थानांतरणीय कृषि का प्रकार है। और मैंने आपको एक वीडियो बनाया भी है ऑलरेडी कि कौन कौन से राज्य में स्थानांतरीय कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम झूम कृषि जानते हैं, वो ज़्यादातर आपका पूर्वोत्तर भारत में, खास करके नागालैंड, मेघालय, जो ये सब जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है, खास करके नागालैंड में। लेकिन उसके अलावा भी बहुत ही अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर ये स्थानांतरीय कृषि की जाती है, तो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जो नाम आप देख रहे हैं, जैसे कि पोडू तेलंगाना में होता है, विवार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी, और पेंडा आंध्र प्रदेश में, इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दाहिया भी एक होता है, देख मध्य प्रदेश में दाहिया भी पूछा गया था। तो ये सब आपको याद रखना है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, स्थानांतरीय कृषि हमारी वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रश्न आता है कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। कृषि उत्पादकता जो है वो शून्य होती है, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, उस प्रकार के कृषि को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस मैदान जो है वो किस प्रकार के जमाव से बना है। तो लोएस जो मैदान होता है वो ध्यान रखिएगा, लोएस मैदान जब भी कहे तो ये रेत व धूल कणों के जमाव से बनता है, रेत व धूल कणों के जमाव से। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रश्न कि संप्रदाय मैदान यानी कि पेनिप्लेन का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है। संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है। तो ये नदियों के द्वारा होता है, ऑप्शन सी नदियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कोयम्बैंग किस देश में चलने वाली गर्म हवा है। कोयम्बैंग किस देश में चलने वाली गर्म हवा है। तो ऑप्शन डी होगा, इंडोनेशिया में चलने वाली एक गर्म हवा है कोयम्बैंग। इसके बाद अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो न्यूनतम जल दक्ष यानी लिस्ट वाटर इफिशियंट फसल है, यानी उसमें उस फसल के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, और वो फसल है गन्ना। गन्ना ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि टेफिलालेट मरुधान जो है वो कहाँ स्थित है। टेफिलालेट जो मरुस्थल मरुधान वो कहाँ स्थित है। तो ये पड़ता है आपका बोत्सवाना के अंतर्गत, ठीक है, बोत्सवाना में। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टबाउकल, टबाउकल किसकी उच्च चोटी है। टबाउकल जो है वो किसकी उच्च चोटी मानी जाती है। तो ये आपका एटलस पर्वत की उच्च चोटी मानी जाती है। और इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट हम यहाँ पर समझ भी सकते हैं कि एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को में लगभग 7500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है एटलस। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है माउंट टबाउकल है, जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है, यानी टबाउकल खास करके मोरक्को में पड़ता है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय लिफाफे कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय लिफाफे क्या कहलाते हैं। तो इसे लूनर एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, लूनर एक्सोस्फीयर, ऑप्शन डी। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पिट्सबर्ग जो है वो जमशेदपुर को माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा जमशेदपुर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, और इस तरह की रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो मिस ना कर पाओ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो देखिए कौन सी नदी घाटी जो है वो कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो तीनों के तीनों, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी और सन नदी घाटी, ये तीनों कोयले के भंडार से जो कि समृद्ध है। तो डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी के कथन सही है, राइट। नेक्स्ट वन कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। और थोरियम उत्पादन में सिर्फ भारत का अग्रणी नहीं, ये पूरे विश्व में भारत जो कि टॉप पर आता है थोरियम उत्पादन में। और थोरियम भारत में अगर देखा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा आपका थोरियम का उत्पादन होता है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। भारत में पहला कोयला खदान कहाँ पर खोली गई थी। तो ये प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका रानीगंज में, ठीक है, रानीगंज। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, झारखंड के रानीगंज। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित है, किसका खनिज है, यानी इल्मेनाइट। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित है, और ये टाइटेनियम का खनिज माना जाता है। तो ऑप्शन बी को ध्यान देगा, इल्मेनाइट टाइटेनियम। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ स्थित है। तो ये कर्नाटक में पड़ता है। और मैंने राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये पड़ता है राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में। बैगा जनजाति का संबंध मुख्य रूप से है। बैगा जनजाति का संबंध मुख्य रूप से है। तो ये मध्य प्रदेश में, बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाता है। बैगा आदिवासी मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 जिलों मांडला, शहडोल एवं बालाघाट में पाए जाते हैं। इस दृष्टि से बैगा मध्य प्रदेश में मूल आदिवासी भी कहे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि कड़ाता जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है।
कड़ाता बांध वो किस नदी पर बनाया गया? तो कदाड़ा जो बांध है वो आपका माही नदी पर पड़ता है। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, माही नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी बताइए कि पाई जाती है कहाँ पर? पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी वो कहाँ पाई जाती है? तो ये हमें देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बी को टिक कर सकता है। अगला प्रश्न कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलता है। तो कई बार हमने इसके बारे में बात किया कि ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग में। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट हम कहेंगे कि जो कि उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट आता है कि किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं दिया गया, इसमें से कोई नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका जो होगा वहाँ पे वेल्ड के नाम से जानते हैं इसको, ऑप्शन डी होगा। उपसौर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपसौर एक होता है और एक होता है अपसौर। तो उपसौर के संबंध में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देना है कि यह पृथ्वी और बीच की दूरी के संबंध में बिल्कुल सही। दोनों उपसौर अपसौर दोनों पृथ्वी के दूरी के संबंध में होता है। तो पहला तो सही है, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को उपसौर के नाम से जानते हैं। तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, निम्नतम दूरी को अपसौर कहते हैं। तो ये पॉइंट हमारा गलत है। पृथ्वी और बीच के अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, अपसौर। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक था। अब इसके बाद यह स्थिति हमेशा 4 जुलाई को होती है। जो उपसौर की स्थिति है, उपसौर क्या है कि वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा जो कि सन है और पृथ्वी जो है इसके चारों ओर इस तरह से दीर्घवृत्ताकार रूप से चक्कर लगाती है। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। अभी एक तो स्थिति होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर इतना होगा, फिर मान लीजिए कि उसी तरह से यहाँ पर भी आएगा अर्थ घूमते हुए, क्योंकि जब अर्थ घूम रहा है तो हर तरफ आएगा ही। अब एक स्थिति होगा कि अर्थ यहाँ पर भी रहेगा। अब आप ये बताइए कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा, तो आप कहेंगे कि ज़्यादा यहाँ पर है। तो जो ज़्यादा होता है वो 4 जुलाई की स्थिति को बनता है, 4 जुलाई, और इसे हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपसौर। और जो कम होता है, जैसे कि ये जो वाला स्थिति जो है ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है, 3 जनवरी को, और इसे हम लोग उपसौर कहते हैं, उपसौर। अब यही सब प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप प्रश्न में यही कह रहा था कि यह पृथ्वी और सूर्य के बीच के संबंध में ये सही है। पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को उपसौर कहते हैं, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, जो कि हमेशा ये अपसौर जो है अधिकतम दूरी वाला वो 4 जुलाई को होता है, और उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है, और यह स्थिति 4 जुलाई को होती है, ये गलत है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सही क्या? तो सही केवल और केवल एक सही था कि दूरी के संबंध में है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसकी प्रसिद्ध विशेषता यहाँ के हो जाएगा लौह अयस्क खनन। लौह अयस्क खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में स्थित खेतरी जो खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का खेतरी खदान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो तांबा के लिए। खेतरी खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार, और इसे भारत के रूर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। राइट, चलिए अगला प्रश्न है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा सही बनेगा जो कि ऑप्शन बी। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए काफ़ी फेमस है। भारत के सबसे पुराना तेल का भंडार कौन सा है? सबसे पहला जो कि तेल का भंडारण खोजा गया था यहाँ पे तेल के लिए, तो ये आपका दिग्वोई असम।
ठीक है, दिग्बोई असम। और यहाँ पे देखिए जो भी नाम आप दिए गए हैं उनको याद रखेगा, क्योंकि मिलाने के लिए हमेशा पूछा जाता है कि बम्बई हाई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अंकलेश्वर कहाँ पर है, तो गुजरात में मिलाने के लिए। नौगांव गुजरात में। तो ये सब मिलाने के लिए हमेशा आता रहता है, तो आप इसको याद रखेगा। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर तो ऑप्शन डी होगा। तालचेर जो है प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्लीज़ ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए तालचेर प्रसिद्ध क्षेत्र कोयला क्षेत्र जो है ये आपका उड़ीसा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इल्मेनाइट मैंने आपको बताया था। अब आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि इल्मेनाइट जो है वो किसका खनिज है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, और इसी तरह के रोजाना अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।